आज मैं आपको सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का जो पीछे पेपर हुआ है उसके ऑफिशियल आंसर की करवा रही हूँ। इसमें आपको देखो जो क्वेश्चन आए हैं जीके वाले कर रहे हैं अपन। पहले तो करंट जीके के जितने भी जो क्वेश्चन आए वो तो साथ में है ही हैं, लेकिन उससे आर बार के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जिस ट्रिक से बनते हैं वो सारे एक साथ ही करवा रही हूँ। तो आप सभी को ये पेपर अच्छे से देख के जाना है, क्योंकि दोनों सीईटी के एग्ज़ाम अभी वापस से फॉर्म भरे जा चुके हैं और एग्ज़ाम होंगे। तो कम से कम आप अगर इन वीडियो को अच्छे से देख लोगे तो भी आपका सीईटी के अंदर आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। जो बच्चा पहली बार देख रहा है उसका भी अच्छे से हो जाएगा। बाकी सभी का ये जो आए हुए क्वेश्चन है उसमें टॉपिक देख लेने हैं, बाद में सारे टॉपिक डिटेल से करवा दूंगी। पहले तो जो क्वेश्चन है ना वो करवा दूंगी, फिर उसके बाद डिटेल से अपने जो मेरे पास नोट्स बने हुए हैं उनसे आपको पूरा टॉपिक का रिवीजन करवा दूंगी, जिससे आपको भी पता लगे कि भाई हाँ क्वेश्चन नोट्सों से हैं कि नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देखो, संत हरिदास संप्रदाय के संस्थापक थे। जो संत हरिदास जी हैं ये कौन से संप्रदाय के संबंधित थे? तो ये थे निरंजनी संप्रदाय के। ऑप्शन भी सारे मैंने साथ ही लिखे हैं। राम सनेही के थे, एक निरंजनी के, एक निम्बारक और अलखिया। तो इस हिसाब से किसके थे? निरंजनी। तो आज के बाद आपको एक सूत्र याद रखना है, निगाह है। निगाह का मतलब निरंजनी संप्रदाय, गाह का मतलब गाडा। गाडा नाम का जो स्थान है ये डीडवाना में है, यहाँ इसकी स्थापना हुई थी। और है से हरिदास जी। तो निगाह से आपका ये क्वेश्चन हमेशा याद रहेगा कि निगाह से निरंजनी संप्रदाय, गाय से गाडा, स्थान नागौर का, और है से हरिदास इसके संप्रदाय थे। अब देखो, संत हरिदास जी को कलयुग का वाल्मीकि भी कहते हैं। हरिदास जी से संबंधित जितने क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं ना वो बता रही हूँ। तो संत हरिदास जी को कलयुग का क्या कहते हैं? वाल्मीकि की कहते हैं। और इनका जन्म नागौर के कापड़ोद गांव में हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि हरिदास जी का जन्म कहाँ हुआ, तो नागौर के कापड़ोद गांव में तो जन्म हुआ, और जो अपना संप्रदाय चलाया ये गाडा नाम के स्थान से चलाया था। अब देखो, राम सनेही संप्रदाय की जो बातें हैं ना ये भी बहुत बार पूछी जा सकती है। राजस्थान में इनकी 4 शाखाएं हैं। तो चारों शाखाएं कहाँ कहाँ है? शाहपुरा जो शाखा है ना, शाहपुरा भीलवाड़ा में, इसके संस्थापक है रामचरण जी। रेण मेड़ता में है इसके हैं संत दरियाव जी। सिंहतल बीकानेर में इसके हैं हरि रामदास जी। और खड़प्पा जोधपुर में इसके हैं रामदास जी। देखो तो याद रखना है, रामदास रामदास बार बार में आ रहा है। एक में रामचरण आ रहा है, एक में रामदास आ रहा है, एक में हरि राम आ रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। देखो मेन शाखा है ना वो तो अपन मतलब जो राम सनेही संप्रदाय की वो राम जी के चरणों में है, तो रामचरण याद रख लेना। और अपन किसी बात के लिए बोलते हैं ना ये काम रहन दे, आप रहन दे, तो रहन दे से दरियाव जी, रहन दे ऐसे याद रख लेना इसको, रहन दे दरियाव जी। और आपको लिखना है सिंहथल हरि, और सिंहथल हरि राम। हरि यानी भगवान, राम यानी राम खुद का ही नाम है हरि राम, और ये सिंहथल से थे। तो आप इसको याद रख से हरि सिंह है, हरि सिंह याद रख लो, हरि यानी सिंह थे, हरि सिंह। और खेड़ा, खेड़ाप्पा जो स्थान है ना, अपन बोलते हैं खेड़ा में दास जो होते हैं वो गांव से बाहर, जो खेड़े गांव के बाहर के स्थान को अपन खेड़ा भी बोलते हैं। तो दास जो होते हैं वो गांव के बाहर ही रहते हैं, ऐसे खेड़ापा। फिर एक तो रह ही जाएगा, अगर ये तीनों की याद कर लोगे बच्चे की वो इसकी है। फिर देखो आपके निम्बारक संप्रदाय है ना, राजस्थान के सलेमाबाद अजमेर में जो पवित्र स्थल है इसका। और निम्बारक संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय भी कहते हैं इसको, वैष्णव संप्रदाय। और इसके लिए आपको एक सूत्र याद करना है, ये दिखाई नहीं दिया आपको, ये देखो। इसके लिए निम्बारक संप्रदाय वाले के लिए एक सूत्र याद रखना है, सन्नी दादे। सन्नी से सनिक, इसका दूसरा नाम सनक संप्रदाय भी, तो सन्नी से सनक हो जाएगा। और इसका सनिक सनक संप्रदाय भी है, रसिक संप्रदाय भी है, हंस संप्रदाय भी है। निम्बारक संप्रदाय की ये नाम है अपने। और हिंदी साहित्य में तो अपने गणानंद जी थे ना, जो अपने दिल्ली के दरबार से निष्कासित होने के बाद वृंदावन जाकर निम्बारक संप्रदाय में ही दीक्षित हुए थे। तो हिंदी वालों को तो वैसे भी याद है। और इसके प्रवर्तक है निम्बारकाचार्य जी। देखो तो सन्नी दादे मैंने क्यों करवाया, सन्नी से सनक संप्रदाय, नी से निम्बारक संप्रदाय, दादे से द्वैता द्वैतवाद, क्योंकि अद्वैतवाद द्वैतवाद द्वैता द्वैतवाद, तो 2 बार दे आ रहा है, तो इसमें भी 2 बार दे आ रहा है। तो द्वैता द्वैतवाद इसका मत था। मत कौन सा था? द्वैता द्वैतवाद। तो देखो क्वेश्चन तो एक ही पूछा था ये, और अपन ने सारे ऑप्शन है ना उन ऑप्शन के हिसाब से भी जितने क्वेश्चन बन रहे हैं ना वो सारे याद कर लिए। अब एक अपना संप्रदाय बचा है लास्ट ऑप्शन का, अलखिया संप्रदाय। अलखिया संप्रदाय के प्रवर्तक लालगिरी जी थे, और इनका जन्म हुआ है चूरू के अंदर अपने, और इन्होंने अपनी पवित्र पीठ बनाई थी बीकानेर में। तो ये याद रखना है आपको, अलखिया संप्रदाय वाला भी, ठीक है।
अब देखो अगला क्वेश्चन, तो इस हिसाब से ये आपके कम से कम हो गए तो 20 क्वेश्चन हो गए। हर लाइन में क्वेश्चन है, ये हर बार पूछे हुए हैं, एक ना एक एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। अलग अगर ये टॉपिक डाला हुआ है तो इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेंगे, तो यहाँ से अपने क्वेश्चन जरूर बनेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, जल उपलब्धता के आधार पर कौन सा नदी बेसिन राजस्थान में द्वितीय स्थान पर है। अब देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, क्योंकि आरपीएससी किसी और को मानती है, ये जो अपना सीईटी लेता है ये आरएसएमएम बोर्ड ये किसी अलग को मानता है। तो इसमें देखो दूसरा संप्रदाय माही बेसिन को मानते हैं। वैसे पहला तो चंबल बेसिन है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन दूसरा चंबल बेसिन के बाद दूसरा जो आपका आता है बनास बेसिन आता है, लेकिन इसने बनास को नहीं माना है, माही को माना है। तो जो कर्मचारी चयन बोर्ड है ना, यही अपनी सीईटी का एग्जाम करवाएगा, तो इन्होंने माही बेसिन को माना है, तो आपको भी माही बेसिन ही याद रखना है। अब देखो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा बेसिन है, लूनी बेसिन। अगर जल भराव नहीं आके, देखो जल की उपलब्धता के आधार पे तो कौन सा है, दूसरा स्थान इसका है, और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा लूनी बेसिन है, ठीक है, याद रखना है। अब तीसरा क्वेश्चन है असत्य कथन है। अब आपकी 3-4 बात दी हुई है, इसमें से गलत कौन सा है असत्य, उसको आपको अलग ही करना है। तो इसके लिए आप देखो, पहला है राजस्थान के सभी मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं। अरे सभी मंत्री कैबिनेट थोड़ी होते हैं, राज्य मंत्री भी होते हैं और भी होते हैं, तो ये यही क्वेश्चन गलत हो गया कि सभी मंत्री क्या नहीं होते, कैबिनेट मंत्री नहीं होते। दूसरा है राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री होते हैं, ये बात सही है, मुख्यमंत्री सहित 30 होते हैं और न्यूनतम मुख्यमंत्री सहित 12 होते हैं, ये भी मैंने बता दिया। ये आपका जो 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, उस समय अटल जी की सरकार थी, उसमें यह प्रावधान किया गया था कि अधिक से अधिक मुख्यमंत्री सहित राजस्थान में 30 मंत्री हो सकते, अधिक से अधिक तो कितने हो सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सहित राजस्थान में 30 मंत्री हो सकते हैं, और न्यूनतम कम से कम अगर होने चाहिए तो 12 तो होने ही चाहिए। और ये भी पूछा हुआ है कौन से संविधान संशोधन था, ये कब हुआ, किसकी सरकार थी, तो ये सारे क्वेश्चन है। कैबिनेट में महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, कैबिनेट में है ना सारे महत्वपूर्ण विभाग कैबिनेट के पास ही होते हैं। राजस्थान में वर्तमान में कोई भी उप मंत्री नहीं है, हाँ तो ये बात सही है, राजस्थान में वर्तमान में कोई भी उप मंत्री नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान उच्च न्यायालय का उद्घाटन राज प्रमुख सवाई मान सिंह द्वारा कब किया गया था। राजस्थान का उच्च न्यायालय ना जोधपुर में है ये, और जोधपुर में 29 अगस्त 1949 को किया गया था, याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है। इसके एक तो मुख्य न्यायाधीश थे पहले, कौन थे, कमलकांत वर्मा, और 10 अन्य न्यायाधीश थे। ये भी पूछा हुआ कि कुल पहली बार कितने न्यायाधीश थे, तो 11 थे कुल, ठीक है ना, कमलकांत वर्मा पहले थे। इसकी एक खंडपीठ जयपुर में भी स्थापना की गई थी। जयपुर वाले की स्थापना कब की गई, 8 दिसंबर 1976 में की गई थी। और इन्होंने अपना कार्य शुरू, ये क्वेश्चन आया हुआ है, कार्य कब शुरू किया था, तो 30 जनवरी 1977 को तो कार्य शुरू किया था खंडपीठ ने, क्षेत्र में स्थापना हुई थी। लेकिन जोधपुर में जो बना वो 29 अगस्त को बना था, और 29 अगस्त खेल दिवस से भी याद रह सकता है आपके। अगला क्वेश्चन देखो, वैश्विक भूख सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 107वां स्थान है, और 2021 में ये 121 देशों में 107वां स्थान है। तो अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसमें आप कमेंट में करके बताना कि 2024 के अंदर वैश्विक भूख सूचकांक के बारे में आपको बताना है, मतलब 2022 में तो कितना स्थान था, 107वां, और मानव विकास सूचकांक में 131वां स्थान है 189 देशों में भारत का। देखो मानव विकास अलग है, वैश्विक भू सूचकांक अलग है। मानव विकास में तो 131वां है, और वैश्विक भू सूचकांक में 107वां है। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, मैंने एक साथ ही आपको बता दी है। फिर देखो, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक उद्देश्य कुछ फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना है। तो ये मतलब इसमें ऑप्शन दिए हुए थे, तो मैंने आपको जो सही है ना वही लिख दिया, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि तिल दिया हुआ था हर ऑप्शन में, तो तिलहन वाला नहीं होता। चावल, गेहूं और दाल, ये 2007-8 में शुरू कर दिया था राष्ट्रीय खाद्य मिशन शुरू। ये 11वीं जो पंचवर्षीय योजना का समय है ना आपका, वो भी 7 से 8 में शुरू हुई थी, तो ये उसी समय शुरू कर दिया था। उसमें 3 को लिया था, चावल को लिया था, गेहूं को लिया था, दाल को लिया था। फिर आपके 12वीं पंचवर्षीय योजना आ गई। 12वीं पंचवर्षीय योजना में मोटा अनाज को भी शामिल कर लिया था इन्होंने, कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है ना, इसके समय मोटे अनाज को शामिल कर लिया था, और मोटे अनाज में मक्का और जौ को और जोड़ दिया था इसमें। अब मक्का और जौ और हो गए, तो कितने, 3 ये 2 ये 5 हो गए। फिर देखो, वाणिज्यिक फसलों में भी 2 को जोड़ा था, कपास को और पटसन को भी शामिल किया था। 12वीं के अंदर वाणिज्यिक फसलें भी शामिल कर ली थी 2, कौन कौन सी,
एक तो ये कपास कर ली थी, एक पटसन को भी शामिल कर लिया था। अब देखो 2018-19 में बाजरा और ज्वार को भी शामिल कर लिया है इसमें। अब बाजरा और ज्वार भी हो गए हैं, ठीक है ना। और ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अलग है, ये 10 सितंबर 2013 से शुरू हुआ था। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 10 सितंबर 2013 को, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है ना, ये 2007-8 में शुरू हुआ था, तो ये याद रखना है। और 2023 को है ना मिलेट वर्ष घोषित किया गया है, इसमें ये बाजरा और जौ वाला ये भी साथ में ही है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, कोई भी क्वेश्चन पूछे चाहे कौन कौन सी शामिल है। अब इसमें इतनी अब तक की सारी इसमें शामिल हो चुकी हैं, शुरू की तब कितनी थी, तो अगला कैसे ही क्वेश्चन बनाए चाहे आपकी वो सही हो जाएगा। फिर देखो 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों को सैन्य सहायता दी थी। तो बीकानेर के जो सरदार सिंह थे ना, उन्होंने उनको सैन्य सहायता प्रदान की थी। तो अंग्रेजों ने खुश होकर इनको ये इनाम दिया था, क्या, एक तो टिब्बी नाम का जो स्थान है वो, और एक हिसार, यहाँ की जागीर इसको इनाम में दे दी थी, क्योंकि इन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। तो किस किस ने दिया वो भी आगे पूछ सकते हैं, तो मैंने सारे लिख दिए। जयपुर के राम सिंह सेकंड थे ना, उन्होंने उनका साथ दिया था अंग्रेजों का इसी क्रांति में। तब इसको मिला था सितारे हिंद की उपाधि मिली थी, कोटपुतली की जागीर इनाम में मिली थी। करौली के जो मदन पाल थे उन्होंने सहयोग किया था। तो तोपों की सलामी थी ना, वो पहले 13 थी, और सहयोग करने के बाद है ना 17 कर दी, और एक GCI की उपाधि इनको दे दी थी। अलवर के विनय सिंह ने भी सहायता की थी, ठीक है। तो ये सारे आपको याद करने हैं, अगर बाद में पूछे जाएंगे। ये एक एक दो दो तीन तीन बार एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो आपके है ना ये सब के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि CET ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस है वो ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी आगे के एग्जाम है उन सब में ही है फिर वो। अब देखो लोक नृत्य सुमेलित नहीं है, तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। रम्मत है, रम्मत बीकानेर और जैसलमेर की प्रसिद्ध है। और रम्मत का जो अखाड़ा होता है वो श्री कृष्ण कंपनी के नाम से जानते हैं। रम्मत के अखाड़े को क्यों किसके नाम से, श्री कृष्ण कंपनी के नाम से जानते हैं। अब शुरू हुई थी ये रम्मत कब, 20वीं शताब्दी में तेज कवि ने शुरू की थी, ये भी पूछा हुआ है। किसने शुरू की थी, तेज कवि ने। कौन सी शताब्दी में, 20वीं शताब्दी में। और तेज कवि है ना, उन्होंने एक पुस्तक भेंट की थी जिसका नाम था स्वतंत्र बावनी, और 1943 में गांधी जी को भेंट की थी ये ये रम्मत वाली है ना, ये इसी स्वतंत्र बावनी में थी जो गांधी जी को इन्होंने भेंट की थी। अब देखो तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का। और जयपुर के तो वंशीधर भट्ट फूलजी भट्ट ना, ये प्रसिद्ध है इस तमाशे के लिए। तो ये भी याद रखना है कि फूलजी भट्ट और वंशीधर भट्ट का संबंध किससे है, तो जयपुर से है। और जयपुर के कौन से ख्याल से है, तमाशा ख्याल से। जयपुर की ख्याल गायकी भी प्रसिद्ध है, और ख्याल गायकी के कौन है, मनरंग खां है, भूपत खां इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। देखो ख्याल वाली के तो अलग है, ये भी जयपुर की है, और तमाशा वाली के अलग है, याद रखना इनके नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछे हुए हैं। कथक घराना भी जयपुर का प्रसिद्ध है, लेकिन कथक घराने के कौन है, बानू जी हैं। फिर देखो तुर्रा कलंगी मारवाड़ का, ये गलत ऑप्शन हो गया, इसमें गलत छांटना था अपन को। तो तुर्रा कलंगी वाला गलत हो गया, तुर्रा कलंगी मारवाड़ का नहीं है, मेवाड़ का है ये। और तुर्रा कलंगी में कौन है, चेतराम सोनी है, जयदयाल है, हमीद बेग है, ताराचंद है, ओंकार सिंह है। ये सारे के सारे पूछे हुए किससे संबंधित है, कभी किसी का नाम दे देता है कभी किसी का, तो मैंने साथ में लिख दिए। नौटंकी भरतपुर की धौलपुर की प्रसिद्ध है, और नौटंकी में डीग भरतपुर के रामदयाल शर्मा को पद्मश्री भी मिला हुआ है अभी। नौटंकी के अंदर डीग भरतपुर से कौन है, रामदयाल शर्मा जी। और नौटंकी के अंदर गुलालबाई और कृष्णा कुमारी प्रेमलता, ये प्रसिद्ध कलाकार है इसके, तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखो अगला, इलाहन देनी आपनी हलरिया हुलराय पूत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माँ, ये पंक्तियां कौन से ग्रंथ से ली गई हैं, तो ये वीर सतसई से ली गई हैं। वीर सतसई एक खंड काव्य है जो डिंगल भाषा में लिखा गया है, ठीक है ना। और वीर सतसई सूर्यमल मिश्र जी का ये ग्रंथ है। इसमें देखो सूर्यमल मिश्र जी ने राम रंजाट नाम की जो रचना है ना 10 वर्ष की उम्र में लिख डाली थी, तो ये भी सबसे पहली रचना कौन सी है, राम रंजाट। और कितने समय में लिखी थी, 10 साल के थे तब लिख दी थी। वंश भास्कर इसका महाकाव्य जो भी डिंगल भाषा में, किसका, सूर्यमल मिश्र जी का ही है। अब देखो सूर्यमल मिश्र के बारे में, सूर्यमल मिश्र है ना बूंदी के राम सिंह आड़ा के दरबारी कवि थे। इसे वीर रसावतार भी कहते हैं, किसको, सूर्यमल मिश्र जी की वीर रसावतार के नाम से भी जाना जाता है। और सूर्यमल मिश्र ने 1990 में 200 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। ये डाक टिकट वाला प्रश्न भी बार बार आता है, कब हुआ, किस पर हुआ, कितने रुपए का हुआ। तो सूर्यमल मिश्र जी पर 200 रुपये का हुआ 1990 में। विजय स्तंभ पर 1949 में हुआ था, बनी ठनी पर 1973 में हुआ था। ये भी मैंने साथ में लिख दिए किस पे कब हुआ था। अब देखो रचनाएं,
हमीरायण, हमीरायण देखो ये तो इनकी सूर्यमल मिश्र जी की हैं सारी रचनाएं। हमीरायण रचना है जो पद्मनाभ जी की है, और एक हमीरायण रचना भांडव व्यास की है। दो हमीरायण नाम से दो रचनाएं हैं, और दो नाम तो एक ही है, हमीरायण हमीरायण, लेकिन रचनाकार जो अलग अलग है, एक का तो पद्मनाभ है, एक का भांडव व्यास है। तो ये आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, मार्ले मिंटो सुधार का मुख्य उद्देश्य था। तो मार्ले मिंटो जो सुधार है ना, इसका मुख्य उद्देश्य आपकी 1909 का 1919 का ये अधिनियम याद रखने। तो मार्ले मिंटो का जो मेन उद्देश्य था वो मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल था। मुख्य उद्देश्य क्या था, बाकी बातें तो थी लेकिन मुख्य उद्देश्य यही था इसका कि मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल बनाए। फिर देखो, माल और सेवा का कर, माल और सेवा कर अपने जीएसटी का संबंध में सत्य कौन सा है, इसमें सत्य बात कौन सी है। ये जीएसटी है ना, ये एक गैर सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो प्राइवेट लिमिटेड है ही, सही बात है। यह एक गैर लाभ कंपनी है, ये गैर लाभ कंपनी भी है, तो दोनों बातें इसकी सही है। फिर देखो, लोक कला मंदिर, लोक कला मंदिर कहाँ है, उदयपुर में है, और इसकी स्थापना 1952 में है। दोनों बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कहाँ है, ये भी पूछा हुआ है उदयपुर में, और इसकी स्थापना कहाँ हुई, 1952 में। अगला देखो, राजस्थान में उत्सव भोज योजना संबंधित है। उत्सव भोज योजना मिड डे मील योजना ही है, और पहली से लेकर 8वीं तक के स्कूल में बच्चों को भोजन करवाया जाता है, वही मिड डे मील है, और ये 2015 से शुरू हुई थी। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है असत्य कथन है, कि भाई इनमें जो 4 क्वेश्चन है इसमें असत्य कौन सा है। तो पहला है, पेशा अधिनियम दलीप सिंह भूरिया समिति की अनुशंसा पर बनाया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट है, सही है। किसकी समिति थी, दलीप सिंह भूरिया की। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार, पेशा अधिनियम 24 दिसंबर 1996 को लागू हुआ था। तो ये पेशा वाला कानून है ना, इसकी सारी बातें एक साथ ही हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई, 24 दिसंबर 1996 को लागू हो गया था ये। इस अधिनियम का एक उद्देश्य जनजातीय जो समुदाय की परंपराओं एवं रीति रिवाजों की सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करना। अभी जो जनजातीय समुदाय है ना, उनकी संस्कृति के अंदर उनकी सुरक्षा प्रदान करना, और उनके लिए उनकी जो रीति रिवाज है उनको संरक्षण देना, ये उसका मुख्य उद्देश्य है। पेशा अधिनियम अनुसूचित तो 5 में है, लेकिन ये 9 राज्यों में लागू है। नहीं, ये बात गलत है, ये 9 में नहीं है, 10 राज्यों में लागू है। देख लो कितनी बारीकी से बात आती है। तो ये आपके अनुसूचित तो 5वीं में है, लेकिन 10 राज्यों में। तो पेशा कानून वाला सारे टॉपिक क्लियर हो गए, कब थी, समिति कौन थी, क्या उद्देश्य था, कौन कौन से राज्य हैं, ये भी मैंने साथ में लिख दिए। ये तो आपके पेपर में ऑप्शन में ही थे, लेकिन ये मैंने लिख दिए। 10 राज्य, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, झारखंड है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है। ये आपके 10 के 10 राज्य हैं। इनमें से भी नाम पूछा जा सकता है, कौन सा है कौन सा नहीं है, तो मैंने साथ करवा दिया है। किस वृक्ष से कत्था निकाला जाता है, कत्था किससे निकाला जाता है, कत्था निकाला जाता है खेर से। तो अब देखो, खेर के वृक्ष हैं कहाँ कहाँ मिलते हैं, झालावाड़ में, कोटा में, बारा में, उदयपुर में, चित्तौड़ में, सवाई माधोपुर में, क्योंकि ये पूछा हुआ है कत्था कहाँ होता है। तो ये सारे के सारे जिले आपके दक्षिणी राजस्थान के, तो सीधा भी क्वेश्चन हो सकता है कि ये खेर कौन किधर होता है राजस्थान के, तो राजस्थान के दक्षिण में होता है। जो झालावाड़ है, झालावाड़ के बाद कोटा, बारा, केवल बूंदी ऑप्शन में आ जाए तो गलत कर देना, बाकी हाड़ौती के चारों जिले ही आ रहे हैं। देखो, एक जिले को छोड़ के, बूंदी को छोड़ के, कोटा, बारा वो याद कर लेना, उदयपुर याद कर लेना, चित्तौड़ कर लेना, और सवाई माधोपुर कर लेना। अब देखो, कत्था निकलता किससे, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो वृक्ष के तने का जो आंतरिक भाग होता है ना, उससे कत्था निकाला जाता है। जो अपन पान खाते हैं उसमें धोला धोला वो जो रखा रहता है ना, व्हाइट व्हाइट सा, वही है कत्था। तो ये तने के आंतरिक भाग से निकाला जाता है। और इस कत्थे का वैज्ञानिक जो नाम है ना, वो क्या है, अकेशिया कटेचू। ये भी पूछा हुआ है, कत्थे का वैज्ञानिक नाम अकेशिया कटेचू। तो ये कत्थे से संबंधित आपकी सारी बातें हो गई हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता करवाया गया था। तो किसने करवाया था 1916 में, बाल गंगाधर तिलक। ये तो ऑप्शन में था, अगर बाल गंगाधर तिलक नहीं हो तो मोहम्मद अली जिन्ना भी थे। इन्होंने ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो मतभेद हो गया था उसके में समझौता करवाया था। अब देखो, होम रूल आंदोलन किसने चलाया, तिलक और एनी बेसेंट ने चलाया था। और 1932 में एक पुन्ना पैक्ट हुआ था, 1932 में गांधी जी और अम्बेडकर के बीच। ये सारी बातें याद रखनी है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, फिर अगला क्वेश्चन आपके राज्य और कोयला क्षेत्र सही है, राज्य और वहां से संबंधित कोयला क्षेत्र कौन सा सही है, उड़ीसा, संबलपुर, ये सही है।
और उड़ीसा में संबलपुर से कोयला का खनन किया जाता है। और यहाँ से देखो, यहाँ से 1857 की क्रांति में सुरेंद्र साई ने नेतृत्व किया था संबलपुर से। और अपन याद भी करते हैं ना, उस क्रांति को पढ़ते हैं, सुरेंद्र संभलजा, तो संबलपुरी वही है ये। अब देखो पश्चिमी बंगाल बैतूल, ये जो बैतूल नाम से जो खनन होता है ना कोयले का, ये पश्चिमी बंगाल में नहीं है, ये है मध्य प्रदेश में। आपके मध्य प्रदेश में बैतूल नाम के स्थान से कोयले का खनन होता है, कोयला क्षेत्र है वो। तो झारखंड सरगुजा, सरगुजा है ना, झारखंड में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में है सरगुजा, जहाँ है ना वो भी मैंने लिख दिया। मध्य प्रदेश का रामगढ़ है, रामगढ़ झारखंड में है, तो रामगढ़ कोयला क्षेत्र झारखंड में है, सरगुजा छत्तीसगढ़ में है, बैतूल मध्य प्रदेश में। ये तीनों गलत दे रखे थे आपके। फिर देखो मांड गायन में सिद्धहस्त नहीं है। अगला आपका क्वेश्चन है मांड गायन में कौन सिद्धहस्त नहीं है? गौरीबाई है, अल्लाह जिल्लाबाई है, गुलाबो नहीं है, बन्नो बेगम जयपुर घराने से है। ये बन्नो बेगम कहाँ से है? जयपुर घराने से, ये भी मांड गाय की है। अब देखो अगला, परवन वरहद परियोजना से सिंचाई सुविधा मिलेगी। तो परवन वरहद परियोजना से किस किस को मिलेगी? तो ये झालावाड़, बारां और कोटा के 637 गांवों को मिलेगी। ऐसा कैसा ऑप्शन में था भाई? 637 गांव है, झालावाड़ है, बारां है और कोटा। बूंदी इसमें भी छोड़ दिया है, देखो बूंदी वाला वो उसमें भी आपके अलग था वो क्वेश्चन है। और जो खेर वाला था ना उसमें भी, इसमें भी परवन परियोजना में बूंदी शामिल नहीं है, और बाकी ऑप्शनों में बूंदी दे रखा था, तो ये याद रखना है। अब देखो परवन जो वृहद परियोजना है, ये झालावाड़ के अकावद कला गांव के खानपुर तहसील में 2017-18 में वसुंधरा ने घोषणा की थी इसकी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। कौन सा गांव है? अकावद कला गांव है, खानपुर तहसील है और झालावाड़ के अंदर है परवन वृहद परियोजना। ठीक है। अगला देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था की कृषि और संबंधित सेवा में शामिल नहीं है। मत्स्य भारतीय अर्थव्यवस्था में आता है, कटाई यानी वृक्षों की कटाई आता है, वानिकी आता है, खाद्य प्रसंस्करण नहीं आता है, क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण में देखो उद्योग आ जाते हैं, ना कि कृषि आती है। उद्योग आते हैं, उद्योग में जैसे आलू से चिप्स बना के बेचना, आलू 2 रुपए किलो आते हैं, और चिप्स फिर कितने रुपए का हो जाता है, तो वो खाद्य प्रसंस्करण में शामिल हो जाएगा आपके। बाकी ये सारे के सारे भारतीय अर्थव्यवस्था है कृषि में, तो इसमें पशुपालन आ जाए तो वो भी सही है, फसल आ जाए, फसल आदि, ये सारी की सारी भारतीय अर्थव्यवस्था के आधार हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, श्रम ब्यूरो शिमला सितंबर 2020 में राजस्थान की किन केंद्रों में औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2016 जारी किया गया था? तो क्या कहा? अलवर, भीलवाड़ा, जयपुर। अब देखो ये आपके 2020 में अलवर को जोड़ा है, पहले अजमेर था यहाँ से 2020 से पहले, तो अजमेर वाला आपको ध्यान में रखना है। 2020 से पहले तो अजमेर था, दो ये तो थे ही थे, लेकिन अलवर को 2020 से शामिल किया है इसमें, तो ये याद रखना है आपको। फिर देखो बारडोली कोटा। अब बारडोली कोटा में है, बारडोली कोटा के शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो हूण शासक मीरकुल ने करवाया था, और ये गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। जो बारडोली का मंदिर है ना, ये गुर्जर प्रतिहार कालीन है, और करवाया किसने था? हूण शासक मीरकुल ने करवाया था। अगला देखो फिर क्वेश्चन, किस ग्रंथकार ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था? तो भाव भट्ट ने, ये इनके दरबारी कवि थे, और इन्होंने ही अपना नाम इनके नाम पे रखा था। इनके ग्रंथ देखो, संगीत ग्रंथ है इसके, अनूप संगीत विनोद ग्रंथ लिखे, भाव मंजरी ये भी इसका ही भाव भट्ट का ही है, अनूप संगीत विलास भी इसका ही है, अनूप राग सागर भी इसका ही है। तो ये अनूप नाम से इसके इतने ग्रंथ है। एक भाव मंजरी याद रखना है, भाव और भाव मिला लेना, याद हो जाएगा। एक देखो पुंडरीक बिठल है, इन्होंने लिखा था राग मंजरी ग्रंथ है और रागमाला, राग मंजरी रागमाला, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, किसके है? पुंडरीक बिठल जी के हैं। अब देखो अगला आपका आभूषण, ओगनिया, अंगोटिया, सुरलिया, आभूषण कान के। सुरलिया से तो पहचान जाओगे, लेकिन अगर ओंगलिया, ये ओगनिया और अंगोटिया आ जाए ना, ये भी कान के, याद रखना है। एक कोकरू भी पूछा हुआ था, क्योंकि सीईटी का एग्जाम आपके 2-3 पारियों में हुआ था, तो सारे दोनों तीनों ही आपके करवा दूंगी मैं, और ये आपको याद रखना है। लेकिन कोकरू आभूषण रखना है, कान में पहनते, कान में क्या आ रहा है, कोकरू में क्या आ रहा है, तो मिला लेना वैसे भी, लेकिन ये जरूर याद रखना है, अंगोटिया और ओगनिया। एक जो बुलाक आभूषण है, नाक में पहना जाता है, बुलाक वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तेजड़ है ना, पैर में पहना जाता है, बाकी तो आप जानते हो, लेकिन ये आजकल है ना बहुत डीपली पता नहीं कहाँ कहाँ से पूछते हैं, तो ये वाले है ना जरूर याद रखने हैं। तो बुलाक है, नाक है, आ रहा है ना, वैसे मिला लेना। फिर देखो अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 में ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम
कहाँ था, यही क्वेश्चन था, तो धौलपुर में था, 841 है धौलपुर का। तो मैंने आपको लिख दिया कि राजस्थान का जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो 933 है और राजस्थान का शहरी लिंगानुपात 914 है। अब देखो ग्रामीण लिंगानुपात में तो सबसे कम धौलपुर है, लेकिन शहरी लिंगानुपात में सबसे कम है जैसलमेर, 807 ही है उसका। अब ग्रामीण लिंगानुपात में सबसे ज्यादा पाली का है 1003, लेकिन शहरी लिंगानुपात में सबसे ज्यादा टोंक का है 985। तो ये सारे क्वेश्चन चारों पांचों है ना मैंने एक साथ करवा दिए कि भी ग्रामीण में सबसे कम किसका है, सबसे ज्यादा किसका है, कितना कितना है वो भी लिख दिया, टोटल ग्रामीण कितना है, टोटल शहरी कितना है। तो ये सारे आपके टॉपिक वाइज, ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता, एक जगह सारी चीजों को इकट्ठा करके और उनको पढ़ा करो, जितने ऑप्शन में आए हुए ना वो सारे। अब देखो 26 नंबर क्वेश्चन में सत्य कथन कौन सा है, कि राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में सागवान के वृक्ष अधिक पाए जाते हैं। सही है, वेरी इंपॉर्टेंट। सागवान के वन राजस्थान में कितने हैं, 6.86%। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर देखो दूसरा, सागवान अधिक सर्दी व पाला सहन कर पाता है, ये गलत हो गया। अगर यहाँ नहीं आ जाता तो सही हो जाता ये, लेकिन देखो कितना गलत है, तो एक सही और दो गलत है। अगर आ जाता ये सागवान अधिक सर्दी व पाला सहन नहीं कर पाता तो ये भी सही हो जाता, तब दोनों सही है, ऐसे क्वेश्चन हो जाता। अगला क्वेश्चन देखो, किस सिंधु घाटी स्थल को जुलाई 2022 में यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। धोलावीरा को किया है भाई, ठीक है ना। और धोलावीरा के साथ ही एक तेलंगाना का मंदिर है उसको भी किया है, लेकिन तेलंगाना के मंदिर का नहीं है, आपको पूछा है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो सिंधु घाटी सभ्यता का धोलावीरा ही है। अब देखो भारत में 40 धरोहर शामिल है यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में, पूरे भारत के 40 धरोहर शामिल है, जिसमें प्राकृतिक धरोहर तो 7 शामिल है और मिश्रित धरोहर 1 ही शामिल है, लेकिन सांस्कृतिक धरोहर 32 शामिल है। याद रखना, ये 32 7 1 40 हो गए। तो ये सारे के सारे मैंने करवा दिए हैं कौन कौन से हैं और कौन से किस से संबंधित हैं भाई। प्राकृतिक धरोहर कितने हैं, मिश्रित कितने हैं, सांस्कृतिक कितने हैं, ये सारे। अगला देखो, राजस्थान में मुख्यमंत्री राजनीर योजना किस वर्ष घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री राजनीर योजना ये की गई थी 13 मार्च 2020 को। उसमें तो 2020 ही दे रखा था, लेकिन मैंने 13 मार्च और लिख दिया, क्योंकि पता नहीं डीपली क्वेश्चन पूछता है ना, तब ऐसे दिमाग के तार हिला देता है वो, बीच बीच की एक बहुत ही बात पूछता है, तो आपको याद रखना ही 13 मार्च 2020 को। अब देखो राजस्थान नीर योजना है क्या चीज, ये है शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए है। एक तो अगर अगला क्वेश्चन यही हो जाए कि राजस्थान नीर योजना का संबंध है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी से, तो ये कौन से क्षेत्र से संबंधित है, ये आपके शहरी क्षेत्रों से संबंधित है। और है क्या, देखो कि 1500 लीटर से कम पानी का उपयोग करने पर पानी का शुल्क है ना वो माफ कर देगी गवर्नमेंट। अब इसमें एक स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं शहरों में, तो उसमें से अगर आप 1500 लीटर से कम पानी यूज करते हो तो आपके बिल नहीं आएगा, फिर ये योजना आई है, ठीक है ना। अब देखो रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ है, जोधपुर में है। याद रखना है, रातानाडा हवाई अड्डा जोधपुर में है, डबोक हवाई अड्डा उदयपुर में है, सांगानेर हवाई अड्डा ये जयपुर में है। सांगानेर वाला है ना अब अडानी ग्रुप को सौंप दिया गया है भाई, तो ये भी आपको याद रख लेना है। नाल हवाई अड्डा बीकानेर में है। तो ये सारे तो आपको पता ही है, मैंने बता भी दिए हैं आपको, लेकिन क्वेश्चन आपके रातानाडा का पूछा था तो आगे बार भी पूछ सकता है। एक ये बार पूछा जाता है, उत्तर लाई हवाई पट्टी ये बाड़मेर में है, उत्तर लाई हवाई पट्टी बाड़मेर में। बाकी मैंने आपके हवाई अड्डे मौखिक बता दिए, तो इनको भी आपको याद रख लेना है। अब देखो सलाल परियोजना कौन सी नदी पे है, क्वेश्चन था सलाल परियोजना कौन सी नदी पे है, चिनाब नदी पे है। लेकिन अगले आ जाए सलाल परियोजना कौन से कहाँ पर है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है, ठीक है ना। चिनाब नदी के ऊपर है, जम्मू एंड कश्मीर में है, ये भी आपको याद रख लेना है भाई। ऐसे आपको है ना पेपर कोई नहीं करवाता, आप कहीं भी देख लेना सीधे आंसर की बताते हैं। और मैंने ऑफिशियल आंसर की से आपको पूरा पेपर लिख के बताया, क्योंकि उसमें टिक करवाती तो ये सारी बातें नहीं बता पाती मैं, जो बाहर की बातें है ना अदर भाई ये कौन है कैसे है तो सीधा नहीं बता पाती, उसमें तो टिक ही करवाया जाता। इसलिए मैंने पूरा पेपर आपको लिख के इसमें बताया है। अब देखो भारत में कॉफी उत्पादक राज्यों का घटता क्रम, कॉफी के लिए घटता क्रम, तो कॉफी सबसे ज्यादा तो कर्नाटक में होती है, फिर होती है केरल में, फिर तमिलनाडु में, और वहां उसमें चारों ऑप्शनों में तीनों दे रखे थे, लेकिन लास्ट में 4 नंबर पे आंध्र प्रदेश है। तो देखो कितना डीपली क्वेश्चन हो गया, अगर अपन को एक पता होता है तो क्वेश्चन कट जाते हैं, लेकिन अब की बार सीईटी का पेपर बहुत ही हार्ड था, तो आपको ध्यान रखना है इसका। पहला कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अब देखो राजस्थान में नरसिंह के नाम से प्रसिद्ध है, नरसिंह के राजस्थान का नरसिंह कवि दुर्लभ जी को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कृष्ण भक्त थे, वेरी इंपॉर्टेंट है। दक्षिण के संत देखो गंवरीबाई दक्षिण के अंदर मीरा की भक्ति है, अनन्य भक्ति मीरा की।
इसलिए इसको वागड़ की मीरा कहते हैं भाई। राजस्थान का जो दक्षिण क्षेत्र है उसको वागड़ बोलते हैं अपन, तो वागड़ की मीरा ये हो गई। फिर देखो दक्षिण के संत है, संत मावजी। संत मावजी दक्षिण के संत है, इसको निष्कलंक के अवतार भी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। जो करवा रही हूं वे आपके लिए एक, इनको घोट के पी जाना आप, इसके बाहर आप पेपर करोगे तब देख लेना कितना आनंद आएगा आपको। तो ये सारे क्वेश्चन है ना बहुत मेहनत से बनाए हुए हैं भाई। अगला देखो, राजस्थान में मक्का की खेती के प्रमुख जिले हैं। मक्का की खेती के, मक्का को एक तो अनाजों की रानी कहते हैं भाई, ठीक है ना, मक्का को अनाजों की रानी कहते हैं। मक्का होता है आपके चित्तौड़गढ़ में, बांसवाड़ा में, बूंदी में, भीलवाड़ा में और राजसमंद में। और भीलवाड़ा में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना सर्वाधिक कहाँ होता है, तो सर्वाधिक होता है आपकी भीलवाड़ा में, याद रखना ये। अब देखो बांसवाड़ा का जो कृषि अनुसंधान केंद्र है ना, उसको मक्के के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए विकसित किया गया है। किसके लिए? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए। और यहाँ पर इन्होंने मक्के की जो माही, सुगंधा, माही धवल, माही कंचन, एक तो चावल की और दो ये मक्के वाली, इन तीनों किस्मों को विकसित किया है इसने, ठीक है ना। तो ये याद रखना है आपको। अब देखो आपको याद क्या करना है कि ये जो सर्वाधिक होता है ना, ये भीलवाड़ा वाला भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। अगला देखो, जैसलमेर का गुंडा राज, ये ग्रंथ किसका है? तो जैसलमेर का गुंडा राज सागरमल गोपा का है। सागरमल गोपा के समय जैसलमेर के राजा थे गुमान सिंह थे। इन्होंने बहुत अत्याचार कर दी थे, लास्ट में इसको केरोसिनी तेल डाल के जला दिया गया था। तो आपको इसमें क्या याद करना है? जैसलमेर का गुंडा राज पुस्तक किसकी है? सागरमल गोपा की। अब सागरमल गोपा की सारी पुस्तकें एक साथ ही करवा रही हूँ। एक तो इसको रघुनाथ सिंह का मुकदमा ग्रंथ है ना, ये भी सागरमल गोपा का है। आजादी के दीवाने, ये भी सागरमल गोपा का है। एक इनका निधन हुआ था अप्रैल 1946 में। तो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं भाई इनके। एक रघुनाथ सिंह का मुकदमा, आजादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडा राज सागरमल गोपा की है। उस समय राजा थे गुमान सिंह और अप्रैल 1946 में इनका निधन हो गया था। देखो 46-47 में अपना भारत आजाद होता है, तो अपनी आजादी ऐसे ही नहीं मिली है। कितने लोगों ने कितना कितना मतलब अंग्रेजों का अत्याचार सहन किया था, उसके बाद मिली है। तो अपना भी दायित्व है, अभी ये बनता है कि अच्छे से पढ़ लिख के इसको अपन बनाए रखें और अपने भारत के प्रति समर्पित रहें। फिर देखो नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को। पहले नीति आयोग की जगह योजना आयोग चलता था, तो योजना आयोग की स्थापना की गई थी 1950 में और नीति आयोग की 1 जनवरी 1915 में। ये जो नीति आयोग हो चाहे योजना आयोग, ये एक मंत्रिमंडलीय आदेश से गठन हुआ था। इसका कोई सांविधिक और वैसा प्रावधान नहीं है, एक मंत्रिमंडल के आदेश से अपन ने इस नीति आयोग की स्थापना की है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखो, तो भाई आपको है ना इन वीडियो को बार बार देखना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। और अगर आपको ऐसा मैटर और भी चाहिए बार बार, तो आप मेरे को कमेंट करके बताना। और अगर आप जितना सपोर्ट करोगे उतना ही, भाई बच्चे जितना सपोर्ट करते हैं उतनी ही मेहनत करने का मन करता है। और ये मैंने मेरे जो बच्चे हैं जिनको सच में किसी कोचिंग के लिए बाहर नहीं जाना, घर पे रह के जिनको स्टडी करनी है और अपने एग्जाम क्लियर करने हैं, उनके लिए मैं बना रही हूँ। उन बच्चों के कहने पर ही मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। अगला देखो, राजस्थान में राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई थी? राजस्व मंडल की स्थापना 1949 में की गई थी। अगला देखो, लॉर्ड कर्जन से संबंधित, यानी लॉर्ड कर्जन से संबंधित ये था 1905 में बंगाल का विभाजन कब हुआ था? लॉर्ड कर्जन के समय। और 1911 के अंदर बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। उस समय कौन थे? हार्डिंग। अगर अगली बार ये क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये ऐसे था कि लॉर्ड कर्जन के समय 4-5 बातें दे रखी थी, कौन सा कार्य हुआ था? तो ये बंगाल का विभाजन हुआ था। कर्जन के समय तो विभाजन है और हार्डिंग के समय इस विभाजन का रद्द हुआ था 1911 में, याद रखना है। कर्मानुसार लगाना, ये युद्ध दे रखे थे इधर उधर, मैंने कर्मानुसार लगा के बताए हैं। तो सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 ईस्वी में। और सारंगपुर का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था? कुंभा के और मांडू के सुल्तान को हराया था कुंभा ने। और उसकी विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ बनवाया था चित्तौड़ के अंदर, ठीक है ना, कुंभा ने। गागरोन का युद्ध 1519 में हुआ था। किसके मध्य? राणा सांगा और महमूद खिलजी के मध्य हुआ था, ठीक है ना। गागरोन का युद्ध याद रखना है 19 में। बयाना का युद्ध हुआ था फरवरी 1527 में। ये सांगा और बाबर के मध्य की बात है, बयाना वाली। ये तो बयाना वाला फरवरी में हुआ था। और आपके जो एक युद्ध है ना मार्च 1947 में, खानवा का युद्ध, ठीक है ना, वो मार्च में हुआ था। ये पहली फरवरी के महीने में हुआ था। मावली का युद्ध हुआ था 1540 के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। और ये उदय सिंह और बनवीर के बीच हुआ था, ठीक है ना, चित्तौड़गढ़ वाली, वो आपने पढ़ा भी होगा।
अपने बनवीर विक्रमादित्य वाला वो चैप्टर भी था ना वो। तो उदय सिंह जीता था इसमें। अगला देखो महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया। ये देखो सारे क्वेश्चन चावंड से संबंधित आरपीएससी ने भी पूछे हैं और अपने ये इसने बोर्ड ने भी बहुत पूछे हैं। तो कब बनाया था राजधानी, 1585 में बनाया था। इसमें तो इतना ही क्वेश्चन था। तो देखो 1585 लेकर प्रताप की मृत्यु 97 में हुई, तब तक ये चावंड ही राजधानी रही। तो 85 से 97 तक प्रताप के समय तो राजधानी रही थी 12 साल। और आरपीएससी इसको क्या मानती है, देखो 85 से लेकर 1615 तक आरपीएससी ने माना है। और वैसे इसका ऑथेंटिक है 1613 ही। भाई 85 में बनने के बाद 1615 तक आरपीएससी के जो एग्जाम होते हैं ना उसमें ही उसने 15 माना है, जबकि 13 साल है। 13 साल तक ये 1613 तक रही थी। कुल कितने साल राजधानी रह गई, 28 साल राजधानी रह गई। अब देखो 12 साल तो इसके समय पिता के समय रह गई, अमर सिंह के पिता राणा प्रताप थे उसके समय। और 97 से 1613 तक अमर सिंह के समय रही थी 16 साल। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि सीईटी अपना बोर्ड ही ले रहा है तो अपना बोर्ड के हिसाब से ही चलना है। अब देखो हमीर हट ग्रंथ किसका है, ये है चंद्रशेखर का। वेरी इंपॉर्टेंट है, चंद्रशेखर का है, हमीर हट है। हमीर नाम से देखो बार बार पूछे हुए क्वेश्चन है ये 3-4 पारियों में, एक में ये पूछ लिया, एक में ये पूछ लिया, एक में ये पूछ लिया, मैंने तीनों ही लिख दिए। हमीर हट तो है चंद्रशेखर का। जोधराज का ग्रंथ है हमीर रासो, ठीक है ना। और ये 17 अप्रैल 1828 में लिखा था, जोधराज हमीर रासो। और हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी का। हमीर महाकाव्य किसका है, नयन चंद्र सूरी का। तो ये आपको याद रखना है। फिर देखो गुरु 85 का, गुरु 85 का चंद्रशेखर की है। रसिक विनोद चंद्रशेखर की है। वृंदावन शतक चंद्रशेखर की है। चंद्रशेखर की सारी रचनाएं मैंने एक साथ ही लिख दी है। गुरु 85 का, रसिक विनोद, वृंदावन शतक, ये आपके चंद्रशेखर की है। एक हमीर हट तो है ही। फिर देखो राज विनोद, ये भट्ट सदाशिव की है। राज विनोद भट्ट सदाशिव। एक है सुरजन चरित्र, सुरजन चरित्र भी चंद्रशेखर की है। सुरजन चरित्र चंद्रशेखर की है। और सुजान चरित्र ये सुदन कवि की है, ठीक है ना। दोनों अलग अलग है, याद रखनी है ये। अगला क्वेश्चन देखो फिर आपके, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। जो अपना भारत का जो पश्चिमी घाट का जो पश्चिमी ढाल है ना, वहां पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ठीक है ना। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर, कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार डूंगरपुर बांसवाड़ा ये किस में आते हैं। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा झालावाड़ कोटा ये सारे के सारे है ना AW में आते हैं, क्योंकि झालावाड़ का भी एक बार ऑप्शन आया, झालावाड़ किस में है, कोटा किस में है। बाकी ये CW में है, लेकिन ये 2 जिले है ना ये आपके AW में शामिल करने हैं आपको। तो मैंने साथ में इनको भी लिख दिया। CET में तो ये 2 ही पूछे थे, लेकिन इनका भी क्वेश्चन पीछे आया हुआ है, इसी बोर्ड ने 2-3 बार पूछा था, तो ये मैंने साथ में लिख दिया AW। देखो कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, इधर वाले जिले BW HW, फिर बीच वाले BSHW, इधर वाले CW जी, और इधर वाले AW। तो AW में डूंगरपुर बांसवाड़ा तो है ही है, लेकिन झालावाड़ और कोटा भी शामिल करना है। फिर देखो आपके लिए सत्य कथन है कि भाई इनमें सत्य कथन है कौन सा है। तो देखो जिले में जिला कलेक्टर मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी का कार्य करता है। भाई जितने भी नेता वगैरह आते हैं तो ये प्रोटोकॉल का कार्य करता है। दूसरा है, राम से मैकडोनाल्ड ने कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा कहा है। ये बात गलत है, ये बात रजनी कोठारी ने कही थी, ना कि मैकडोनाल्ड ने। क्या संस्थागत करिश्मा किसको, कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा रजनी कोठारी ने कहा था। 1972 में वोरेन हेस्टिंग द्वारा जिला कलेक्टर का पद सर्जित किया गया था। सही बात है भाई, 1972 के 1772 के अंदर वोरेन हेस्टिंग का जो था ना जिला कलेक्टर का पद, यही सर्जन हुआ था। फिर देखो भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 में और भाग 6 में, अनुच्छेद तो 233 है, भाग 6 में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख है। ये बात भी सही है, तो ये आपकी एक बात गलत हो गई थी। देखो बोलने में भी 1900 2000 अगर कुछ हो जाए तो वो बोलने के हिसाब से हो सकती है, क्योंकि इतना लिखने के बाद इतना पढ़ाने के बाद जब करवाया जाता है तो इधर उधर हो जाता है, लेकिन लिखी हुई बात एकदम सही बात है, ठीक है। भरतपुर राज्य में स्वतंत्रता आंदोलनों में निम्न कौन नेता थे। तो किशनलाल जोशी थे। ये किशनलाल जोशी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, भरतपुर को याद रख लेना। किशनलाल जोशी भरतपुर से है। देखो भरतपुर प्रजा संघ 1928 में बना था। भरतपुर प्रजा संघ तो कम बना 1928 में। भरतपुर प्रजा मंडल की स्थापना 1938 में। 28 के बाद 10 साल बाद 38 में रेवाड़ी में होती है। किसकी, भरतपुर प्रजा मंडल की स्थापना 1938 में रेवाड़ी में होती है। और करने वाले देखो सारे ही मैंने लिख दिए, क्योंकि एक एक का पूछता ही रहता है भरतपुर वाले में।
एक तो है जुगल किशोर चतुर्वेदी है, गोपी लाल यादव है, मास्टर आदित्येंद्र सिंह है, किशन लाल जोशी है, ठाकुर देशराज है, क्योंकि किशन लाल जोशी का आया हुआ है ना आपके क्वेश्चन, तो इनका भी पूछा हुआ है। फिर आगे चलकर इसका नाम बदल दिया, भरतपुर प्रजामंडल का नाम बदल के कर दिया भरतपुर प्रजा परिषद, और ये कर दिया था 1939 में। तो भरतपुर वाले की 3 तारीखें आपको याद रखनी है। 1928 में तो प्रजा संघ बना था, प्रजामंडल 38 में बना, और प्रजा परिषद बना 1939 में। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है। अगला देखो, भारत में राजकोषीय नीति किसके द्वारा तैयार की जाती है? भारत में जो राजकोषीय नीति है ना, ये किसके द्वारा तैयार की जाती है आपके? तो ये वित्त मंत्रालय तैयार करता है राजकोषीय नीति। अगला देखो, भारतीय राजव्यवस्था में मौद्रिक नीति के घटक है। तो मौद्रिक नीति के घटक है, एक तो खुले बाजार की क्रियाएं आती है, एक बैंक दर आता है, सार्वजनिक नाम से जो आती है ना बातें, वो इसमें शामिल नहीं होती। तो 2 तो ये है, यानी ये क्वेश्चन था आपके। मानव गरीबी सूचकांक HPI वचन का समग्र सूचकांक के रूप में मापता है। एक तो ये दीर्घायु, ज्ञान और जीवन स्तर, ज्ञान में साक्षरता को शामिल किया गया है इसमें, ठीक है ना। तो ये वाला ऑप्शन सही होगा इसका। खनिज खनन के क्षेत्र में सही नहीं है। कौन सा खनिज, कहाँ से? तो रॉक फास्फेट, ये बारोडिया से नहीं होता, क्योंकि बारोडिया कोटा में है जहाँ सिलिका मिलता है। बारोडिया नाम का स्थान है ना, ये कोटा में है, यहाँ से सिलिका मिलता है। लेकिन रॉक फास्फेट है ना, ये उदयपुर के जामरकोटड़ा में। अपन बोलते हैं ना रुक झा, तो रुक झा से जामरकोटड़ा, जामरकोटड़ा उदयपुर में है। सीसा जस्ता है रामपुरा अंगुचा में, सही है। फ्लोराइड है मांडो की पाल, और मांडो की पाल डूंगरपुर में है फ्लोराइड, ठीक है ना। डोलोमाइट है ये बाजला काबरा, डोलोमाइट कहाँ से मिलता है? बाजला काबरा से मिलता है। अगला देखो, 2021-22 में भारत में सर्वाधिक निर्यात कर भारत किसके साथ करता है? तो निर्यात तो USA के साथ करता है, यानी अमेरिका के साथ, और आयात करता है चीन के साथ, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है भाई जीके के आपके, तो 50 क्वेश्चन आज करवा देंगे, 50 अगले वीडियो में, ठीक है ना। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का चयन समिति में कौन शामिल नहीं होता? यानी इसके चयन की एक समिति बनती है, उसमें कौन शामिल नहीं है? गृह मंत्री होता है। यदि गृह मंत्री नहीं है तो किसी अन्य मंत्री को भी नियुक्त किया जा सकता है इसमें। विपक्ष का नेता इसमें होता है, राज्यपाल इसमें नहीं होता, ठीक है ना। राज्यपाल तो इनको जो करता है ना वो है, इसमें इसकी जो सदस्यों की समिति है ना, इसमें शामिल नहीं है। मुख्यमंत्री इसका अध्यक्ष होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब एक 51 वाला और कर लेते हैं। 51 पहली बार का वीडियो अपना 51 से करते हैं, तो सभी को सब्सक्राइब करना है। और आपको देख लो कितनी मेहनत के साथ ये करवाया जा रहा है। राजस्थान में ऑयल रिफाइनरी की स्थापना बाड़मेर में की गई थी। इसमें HPCL की 74% हिस्सेदारी है, राजस्थान सरकार की 26% है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्षमता आज तक नहीं पूछी हुई, ये तो बार बार पूछा जाता है। इसकी क्षमता 9 मिलियन टन है, यानी 90 लाख टन क्षमता है इसकी। और इस पे खर्चा इसमें जो ये बात हुई थी तब तो 43,129 करोड़ की बात हुई थी, लेकिन अब तक इसमें 75,000 करोड़ खर्च हो चुके हैं। और इसका शिलान्यास 16 जनवरी 2018 को किया गया था, ठीक है ना। तो ये आपके इतने क्वेश्चन हो गए हैं, और ये करवा दिए। आगे के क्वेश्चन बाद अगले वाले वीडियो में करवाए जाएंगे। तो आप सभी इसको वही सब्सक्राइब करना है, पढ़ना है। और इतना अच्छे से आपको कहीं पर कोई मैटर नहीं करवाया जा रहा है, सारे बस अपने कोचिंगों के अंदर बस पूरा सिलेबस करवाना, ये करवाना, वो करवाना लगे हुए। लेकिन आपके लिए जो क्रीम का काम करेंगी, ये नोट्स करेंगी, इनको पढ़ने के बाद पेपर आए तब अपनी तुलना करके देखना, ठीक है ना। तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ये जो वीडियो डाल रही हूँ ना, CET वाले जितने आपके पेपर हुए हैं, क्योंकि एक बार CET हुई है अभी तो स्नातक वाले और ग्रेजुएशन वाले, ये 12वीं लेवल वाले, दोनों के दोनों आए हुए हैं। दोनों के वीडियो जितने पेपर सॉल्यूशन है ना, वो सारे डाल दूंगी मैं आपको। तो आप इसको देखना और फिर पीछे के आए हुए पेपरों का मिलान खुद कर लेना। भाई आप अब ग्रेजुएशन कर चुके हो तो ऐसा तो है नहीं कि जिसने कह दिया वही आप मान लोगे। खुद अपना आंकलन करके देखना कि सच में है कि नहीं है। अब पहले पेपर करवा के फिर मैं इनको पूरी डिटेल के साथ वीडियो डालूंगी, तो आपको कैसा लगे, मैटर कैसा है, इसमें और क्या सुधार करना है, आपको किस चीज़ की आवश्यकता है, वो सारा का सारा आप मुझे बता देना, और वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगी। और वो सारा आपको इसी वीडियो पे, इसी चैनल पे मिलेगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। और मेरे जो फेवरेट स्टूडेंट है उसके लिए मैंने ये बनाया है, क्योंकि उन बच्चों ने मेरे को बहुत बार बोला है कि आप हमें ये सारा मैटर करवा दो। ये वैकेंसी आते ही पहले भी बोला हुआ था कि आप हमें करवाओ, क्योंकि हम मतलब आना, पढ़ना, कहीं दूर जाना, ये सब उनसे होता नहीं है, तो इसलिए उन्होंने मेरे को बोला, ठीक है।